मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कोई मनगढ़ंत नहीं है, यह वास्तविक कहानी है गया के शिक्षक अभ्यर्थी ज्ञान सिंधु मिश्रा जी का, जिनके जीवन में क्या बीता है। यह कहानी है संघर्ष से संचित हौसलों का और सरकारी तंत्र की विफलताओं के कारण उन्हीं हौसलों के मर जाने का। कहानी का शीर्षक उन्होंने दिया है मेरी विडंबना। 2015 के अप्रैल का वो महीना था जब शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए मेरे 72 वर्षीय पिताजी ने मेरे हाथों में 20,000 रुपये थमाते हुए यह कहा कि जाओ अब बीएड के इस सत्र में एडमिशन ले लो। मैं फूले नहीं समा रहा था, मैं भी निकल पड़ा अच्छे कॉलेज की तलाश में, और फिर तलाश पूरी भी हुई। और जब मैं काउंटर पे पहुंचा, मैंने पूछा कितना फी लगेगा। उन्होंने बताया कि 1,33,800 रुपये। क्लर्क की करकती आवाज में न जाने मैंने कब हामी भर दी, पता ही नहीं चला मुझे। मैंने एडमिशन भी ले ली और घर वापसी पूरे रास्ते ये सोचता रहा कि एडमिशन तो ले ली, पर इतनी फीस आएगी कहां से। खैर मैं घर पहुंचा, एकांत में बैठ गया। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद पिताजी आए। उन्होंने पूछा कि एडमिशन हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया। पिताजी ने पूछा कितने फी लगेंगे। मैंने फीस बताकर बात बदल दी ताकि वो फीस से चिंतित ना हो, क्योंकि मैं सामान्य वर्ग के एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित था, और इस वर्ग वाले लोगों की तो पूरी जिंदगी परिवार, शिक्षा और समाज की वित्तीय असमानता में अपना सामंजस्य बिठाने के जद्दोजहद में बीत जाती है। मेरी कक्षा शुरू हो चुकी थी। मैंने प्राध्यापक से बात करके अपने फीस को किस्तों में लेने के लिए सहमति ले ली थी। लगभग 3 महीने बीत चुके थे कि कॉलेज से फोन आया कि आप अपनी फीस की किस्त कब जमा करेंगे। मैंने लड़खड़ाते हुए आवाज में किसी तरह एक डेट दे दी। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं पार्ट टाइम के लिए शाम को काम भी करता था और ट्यूशन भी पढ़ाता था। घर के खर्च, व्यक्तिगत खर्च और खर्च के बाद 1,000 रुपये बच जाते थे। इतने कम रुपयों में फीस की किस्त भी पूरी नहीं हो पा रही थी। पिताजी से भी यह मांग नहीं पा रहा था, क्योंकि वो लंबे समय से दमा से पीड़ित थे और उनके रुपये की दवाई में ही खर्च हो जाती थी। किसी तरह मैंने 10,000 रुपये जुटा लिए थे और आगे के लिए सोच ही रहा था कि पीछे से मेरे पिताजी की हांफती सांसों की सनसनाहट के बीच उनका हाथ मेरे कंधों पर था। लड़खड़ाते हाथों से उन्होंने अपनी धोती की गांठ खोलते हुए कुछ रुपए मेरे हाथ में रखते हुए बोले, ये लो 10,000 रुपये। कुछ और जोड़ के फीस भर देना। मैं नम आंखों से स्तब्ध रह गया। अगले ही दिन मैंने कॉलेज जाकर फीस भर दी। अगले ही दिन मैं कॉलेज जाकर फीस भर दी। 1 साल बीत चुके थे। पहले साल की परीक्षा भी समाप्त हो चुकी थी। परीक्षा पास करने के बाद दूसरे साल में प्रवेश करते ही यह डर सताने लगा था कि अब फीस कहाँ से लाऊंगा। कक्षाएं आरंभ हो चुकी थी। मैं समझ गया था कि आगे की राहें इतनी आसान नहीं होने वाली है। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के दिन मैं काम पर गया था। अचानक घर से फोन आया कि घर जल्दी आई। मैं घर पहुंचा तो देखा कि पिता की अंतिम सांसें चल रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उनका शरीर हमेशा के लिए शिथिल पड़ गया था, शांत हो चुका था। इकलौते पुत्र होने के नाते मुझ पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी थी, जिसमें मेरी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चे। दुखों के पहाड़ टूटने के बाद भी मैंने ठान लिया कि हार नहीं मानेंगे और
कॉलेज में कभी शैक्षणिक भ्रमण के नाम पर तो कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अलग ही कहानी चल रही थी। कुछ बच्चे चंदे जमा कर रहे थे। मैंने यह कहकर मना कर दिया कि पैसा नहीं है। खैर, किसी तरह मैंने बीएड पूरी की, अच्छे अंकों से पास कर गया। जब डिग्री हाथों में आई तब कर्ज में डूब चुका था। क्योंकि लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। अभी इतनी जल्द मुसीबत का कहाँ खत्म होने वाली थी। अभी मुझे अपने परिवार, समाज और अपनी महत्वाकांक्षा पर खरा उतरना था ना। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मैंने कड़ी मेहनत करने लगा। लगभग 8 महीने में मैंने सारे लोगों के पैसे वापस कर दिए। साथ में अपने शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में भी लगा रहा। इस उम्मीद से कि शायद शिक्षकों की बहाली शुरू हो। ईश्वर और पिता के आशीर्वाद से मैं राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दोनों पेपरों में सफल रहा। अब मेरे चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। शिक्षक बनकर सोचा था कि अपने पिता के सपने को पूरा करूंगा और बच्चों के सर्वांगीण विकास कर पाऊंगा। कुछ दिनों बाद समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि बिहार में लगभग 1 लाख शिक्षकों की नियोजन होना है। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो, अब उम्मीद की किरण नजर आई। जुलाई अगस्त के 2019 में शायद यही समय रहा होगा। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ। कुछ दिनों के बाद बहाली संबंधित शेड्यूल से भी जारी कर दिया गया। अब मैं अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट को ऑर्डर देने में लग गया। देखने लगा कि इसमें कोई कमी तो नहीं। मैं अगले ही दिन ब्लॉक जाकर अपने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दी। शेड्यूल में अंकित तिथि के अनुसार मैंने पूरी तरह तैयारी कर ली थी। फिर यहां से शुरू होता है मेरे जैसे हजारों अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ निर्मम खिलवाड़। विभाग के द्वारा आदेश जारी कर शेड्यूल परिवर्तित कर दिया गया। अंततः फिर से वो डेट आई जब विभिन्न नियोजन इकाई में आवेदन जमा लिया जाना था। फॉर्म जमा करने की तिथि के 4-5 दिन बीत जाने के बाद मैं लगातार बीआरसी और ब्लॉक पर चक्कर लगा रहा था। सभी जगह यह जानकारी मिल रही थी कि अभी फॉर्म जमा लेने की कोई सूचना नहीं है। खैर, विभाग के लोग देर से जागे और आवेदन जमा लिया जाने लगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इस डिजिटल इंडिया में भी पंचायत दौड़ लगाना बाकी था। फिर मैंने अपने पड़ोस के भैया से उनके मोटरसाइकिल की चाबी इस शर्त पर मांगी कि मैं इसमें पेट्रोल डलवाता रहूंगा। समय ऐसा हो गया था कि रातें फॉर्म भरने में गुजर जा रही थी और दिन फोटो कॉपी, टैग, फाइल, बोनफिक्स खरीदने और समय पर संबंधित बीआरसी में जमा अभ्यर्थियों की भीड़ के बीच फॉर्म जमा करने और रिसीविंग पर्ची लेने की जद्दोजहद में बीत रही थी। कई बार घर वापस आते आते रात भी हो जाए तो कोई गम नहीं। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अभ्यर्थियों की इतनी भीड़ की सामान्य वर्ग की कम रिक्ति को देखकर मैंने असुरक्षा की भावना आ रही थी मुझमें। अंततः लगभग 40 नियोजन इकाई में मैंने फॉर्म जमा किया। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 6 to 8 में सीट नहीं होने के कारण मैंने एक भी जगह आवेदन नहीं किया। कभी कभी ये सोचता हूँ कि सारी बाधाएं इसी बहाली का इंतजार कर रही थी क्या। कभी ये बहाली निकले और हम अपने विभिन्न रूपों द्वारा इसमें विघ्न उत्पन्न करें। विवाद, बीएड, डीएलएड, ब्लाइंड कोर्स केस इत्यादि इसके उदाहरण हैं। रही सही कसर विश्वव्याप्त कोरोना महामारी ने भी पूरी कर ली। अभी हम हजारों अभ्यर्थियों की स्थिति ऐसी है कि परिवार के लोगों की उम्मीद से डर नहीं लग रहा है, बल्कि घर के बाहर मोहल्ले लोगों से लग रहा है, जो यह व्यंग करते हैं कि बबुआ बीएड कर लिए हो, कहीं ना कहीं मास्टर होइए जाओगे। अब उनको कौन समझाए कि मास्टर बनने के लिए बीएड काफ़ी नहीं है। लगभग 2 वर्ष बीतने को आए। इस वर्ष में मेरे जैसे न जाने कितने अभ्यर्थी अखबारों की लगातार बदलने वाली खबरें, यूट्यूब के बहाली चैनलों को सब्सक्राइब करके चिंतित रहते हैं कि कब कहां से क्या अपडेट मिल जाए। किसी को निराशा तो किसी को खुशी, यह सिलसिला चल रहा है। सरकार क्या बहाल करना चाहती है। मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण का शिकार हुए अवसादग्रस्त शिक्षक या समाज को नई दिशा देने वाले, देश एवं राज्य के विकास के बुनियाद रखने वाले शिक्षकों को अब हम हजारों अभ्यर्थियों की ये अपेक्षा है कि बहाली समय पूर्ण हो, ताकि लंबे समय से आस लगाए अभ्यर्थियों के सपने पूरे हो सके। यह कहानी ज्ञान सिंधु मिश्रा जी की है। मैं शायद उनके भावों को नहीं पकड़ पाया होऊंगा, परंतु सच कहूं तो जब मैंने इसे पढ़ा, जब मैं इसे कह रहा था, मेरे देह सिहर रहे थे। और न जाने ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो इनसे भी बुरी पीड़ा से गुजर रहे हैं। वह सामने नहीं आते हैं अपने पीड़ाओं को रखने के लिए कि उन्हें पता है यह समाज, यह सिस्टम उनकी पीड़ाओं का मजाक उड़ाएगा।